करने के बाद अब भारतीय टीम अगले मिशन पर होगी और अगला मिशन है वनडे सीरीज और सामने होगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। और शायद वर्ल्ड कप के लिहाज से भारतीय टीम की तैयारियों का, भारतीय टीम के कॉम्बिनेशन का सही तस्वीर हमें देखने को मिल सकती है, या यूं कहें असली पिक्चर तो वर्ल्ड कप में दिखेगी, झांकी हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में देखने को मिल सकती है। भारतीय टीम क्या कुछ कॉम्बिनेशन खिलाएगी, और पहले मैच में क्योंकि रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है, हार्दिक पांड्या टीम की कप्तानी करेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उनके रेगुलर कैप्टन पैट कमिंस इस पूरी सीरीज में नहीं होंगे, उनकी जगह स्टीवन स्मिथ कप्तानी करते नजर आएंगे। डेविड वार्नर की वापसी हो चुकी है, मुंबई की तंग गलियों में वो क्रिकेट खेलते हुए भी नजर आए, सेल्फी भी लेते हुए नजर आए। लेकिन ये तमाम चीजें मैदान के बाहर हो रही है। मैदान के अंदर ऑस्ट्रेलिया के सामने एक और बड़ा चैलेंज है कि वनडे सीरीज में कैसे भारतीय टीम को पस करें और अपनी ताकत को कैसे परख पाए, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। और क्योंकि भारतीय टीम ओडीआई क्रिकेट में पिछले कुछ महीनों से शानदार क्रिकेट खेल रही है, तो इस पर ऑस्ट्रेलिया पर इस बात से कितना दबाव होगा, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर सबा करीम इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबा भाई गुड मॉर्निंग। वैसे तो आप WPL कर रहे हैं कमेंट्री, और लगातार हम सब लुत्फ भी उठा रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं। बट एक और इंटरेस्टिंग मैच मुंबई में अब होने जा रहा है, क्योंकि अब मुंबई में और पहला मैच सीरीज का मुंबई में खेला जाएगा। रोहित शर्मा जो है पहले मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, हार्दिक पांड्या को कमान दी गई है। तो सबसे पहला सवाल तो यही कि रेगुलर कैप्टन का ना होना, ओपनिंग स्लॉट खाली होना, इन सब चीजों से क्या भारतीय टीम की ओडीआई तैयारियों पे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा पहले मैच में, और ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा सा चांस बनेगा क्या पहले ही मैच में, क्योंकि रेगुलर कैप्टन नहीं है और हार्दिक के पास ओडीआई क्रिकेट में कप्तानी करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे विचार में ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए राजीव, क्योंकि जी। एक तरह से अगर आप देखें तो कोर टीम जो है एक दिवसीय क्रिकेट में भारत की तैयार हो चुकी है, और उसमें हमें ज्यादा फेरबदल देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ पर किसी को वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से एक दो मैचेस खेलने को ना मिले वो अलग बात है, जैसे रोहित शर्मा के साथ हो रहा है, या फिर आने वाले समय में एक दो मैचेस के लिए हो सकता है कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए। पर जहां तक मैं देख रहा हूँ करीब 18 से 20 जो प्लेयर रहेंगे अंत में विश्व कप के लिए, वो उस तरह की तैयारी राहुल द्रविड़ रोहित शर्मा ने कर ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने जो टेम्पलेट सेट किया है एक दिवसीय क्रिकेट में, जो हम लोगों ने देखा था पिछले एक दिवसीय श्रृंखला में, जहां पर करीब 300 से ऊपर रन चेज हो रहे थे, उसी टेम्पलेट को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर हार्दिक पांड्या को भी करना होगा। तो अगर आपने स्ट्रैटेजी जो बना ली है, अगर आपने विजन बना लिया है कि हमें एक दिवसीय क्रिकेट में इसी तरह से खेलना है विश्व कप तक, और विश्व कप हम इसी तरह से जीत सकते हैं अगर हम इसी पैटर्न से खेलते रहेंगे, तब मुझे लगता है कि चाहे कप्तान हार्दिक पांड्या हो या फिर कोई और बन जाए किसी भी और कारणवश, हम्म। उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है राजीव। स्वाभाविक, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा कॉम्पिटिट किया टेस्ट मैच में इंदौर में, उसके बाद अहमदाबाद में बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिला। लगभग टीम वही है ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई टीम की अगर हम बात करें। क्या ओडीआई सीरीज में भी उस फॉर्म को ऑस्ट्रेलिया कैरी कर पाएगी, और स्टीव स्मिथ का कप्तान बनना क्या ओडीआई सीरीज में भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए? एक टफ सीरीज देख रहे हैं ओडीआई क्रिकेट में। हाँ, टफ सीरीज तो होगी राजीव, और ये अच्छी बात है। ये दोनों टॉप टू क्वालिटी टीम्स हैं जो इस समय भिड़ेंगी एक दिवसीय क्रिकेट में, और आने वाले समय में विश्व कप में भी इसी प्रकार की बैटल हमें देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट रहेगा भारत के लिए भी, क्योंकि इंडियन कंडीशंस में हो रहा है, विश्व कप भी इंडिया में ही होने वाला है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की कोशिश यही होगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा वो यहाँ से टेक अवेज ले लें इस वनडे सीरीज से, उनके लिए अच्छा रहेगा एक प्रिपरेशन के तौर पर विश्व कप जो होने वाला है अक्टूबर में उसके लिए। तो दोनों तरफ की तैयारी जो है, जो एग्जीक्यूशन है, जो प्लान्स हैं, कुछ वही देखने को मिलेंगे जो आने वाले समय में हमें विश्व कप में भी देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये एक तरह से कर्टन रेजर है वर्ल्ड कप के लिए। और अच्छी बात भारत के लिए है कि आप एक बहुत बड़ी टीम के साथ compete कर रहे हैं अपने कंडीशंस में। तो टॉप क्वालिटी टीम के साथ किस तरह से आपको परफॉर्म करना है, क्या क्या डिमांड्स होंगे, उसकी परख यहाँ पर इस एक दिवसीय श्रृंखला में हमें देखने को मिलेगी। पिछली जो वनडे सीरीज है आपको याद होगा सबा भाई, जब ईशान किशन को ड्रॉप किया गया ओपनिंग स्लॉट से तो बहुत क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन शुभमन गिल ने दोहरा शतक लगाया और उसके बाद चीजें शांत हो गई थी। अब मुद्दा ये है कि रोहित शर्मा पहले मैच में नहीं है, और रोहित शर्मा ईशान किशन पारी की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल तो आपसे यही है, क्योंकि के राहुल भी टीम में है, और अगर शुरुआत करते हैं और खुदा ना खास्ता एक और बड़ा स्कोर ईशान किशन बनाते हैं, और शुभमन गिल ऑलरेडी बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, कैसे आप देखते हैं ये छोटी मोटी जगह जब आती है, क्या वो थोड़ा सा परेशानी और क्रिएट करती हैं जब आज छोटी सी विंडो खुलती है कि एक की जगह दूसरा कोई आ जाए?
राजीव, मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट और कप्तान के लिए एक अच्छी खबर होती है, हेड कोच के लिए भी, जी। कि जो खिलाड़ी आया है 15 से 11 में जो आया है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका बेंच स्ट्रेंथ जो है, जो जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स हैं, वो भी तैयार हैं इस समय खेलने के लिए। और इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं हो सकती है। तो आप चाहते हैं कि ना ही केवल आपके 11 अच्छे फॉर्म में हो, पर 12 से 15 में जो खिलाड़ी हैं वो भी अच्छे फॉर्म में हो। तो ईशान किशन को मुझे लगता है कि खेलने का मौका मिलना चाहिए। और अगर वो बड़ा स्कोर खड़ा करते भी हैं तो ये एक अच्छी खबर होगी भारत के लिए भी और टीम मैनेजमेंट के लिए भी, क्योंकि वापस तो आना ही है रोहित शर्मा को। शुभमन गिल, मुझे लगता है उन्होंने अब जगह अपनी पक्की कर ली है तीनों फॉर्मेट में, राजीव। जिस तरह से वो बल्लेबाजी जी। कर रहे हैं और कितना समय रहता है उनको बैटिंग करने का, उनको शॉट्स खेलने का, तो ये एक बहुत बड़ा एसेट है भारतीय टीम के लिए इस समय। सभा भाई, क्या कुछ बैटिंग लाइनअप आप देख रहे हैं? श्रेयस अय्यर ऑलरेडी टीम से बाहर हो गए। रोहित शर्मा पहले मैच में हम्म। अवेलेबल नहीं है, तो जैसे कि आप भी एक तरह से संकेत दे रहे हैं कि ईशान किशन और शुभमन गिल ओपन करेंगे। नंबर 3 पे विराट, नंबर 4 पे आप शुभमन गिल, और नंबर 5 सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पे। नंबर 5 पर आप किसको देख रहे हैं? देखिए, विकल्प तो हैं आपके पास। आप केएल राहुल को ही खिला सकते हैं नंबर 5 पे। वो संजू विकेट सैमसन आ कीपिंग गया। भी कर सकते हैं। पर अगर आप ईशान किशन खेल रहे हैं आपकी टीम में, तो फिर आप संजू सैमसन के साथ जा सकते हैं नंबर 5 हम्म। पे। मैं चाहता हूं कि संजू सैमसन को और मौका मिले यहाँ। जी। क्योंकि रोहित शर्मा एक बार वापस आएंगे तो फिर श्रेयस अय्यर की जगह अब आप के बारे में आपको सोचना होगा। आने वाले समय में अगर वो फिट नहीं होते हैं तो आपको एक प्लेयर को तैयार करके रखना होगा। और मेरे विचार में संजू सैमसन एक आइडियल प्लेयर है जो उस नंबर पर आकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। और उस समय आपको ऐसे प्लेयर की जरूरत होती है जो अच्छे स्ट्राइक रेट जी। के साथ बैटिंग करें। तो सूर्य कुमार यादव हो गए, संजू सैमसन हो गए। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है। देखिए, अंत में चाहे आप केएल राहुल के साथ जा रहे हो या फिर सूर्य कुमार यादव के साथ जा रहे हो, वो या हम्म। फिर आप संजू सैमसन के साथ जा रहे हैं, जो थिंक टैंक की जो सोच यही होनी चाहिए कि विश्व कप तक इन सभी खिलाड़ियों को काफी ज्यादा मौका मिल जाए उस पोजीशन पर जी। खेलने का। तभी उनको अभ्यास होने लगता है, तभी वो अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। तो चलिए, नंबर 5 तक, यानी कि जैसे कि सभा भाई ने कहा, ईशान किशन, शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, और 5वें नंबर पर संजू सैमसन। 6ठे नंबर पर ऑब्वियसली चॉइस है हार्दिक पांड्या। फिर हम्म। असली लड़ाई शुरू होती है स्पिन डिपार्टमेंट में। इतने ज्यादा नाम है यहाँ पर। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, यजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, ये 5 स्पिनर, जिनमें से आप 2 को खिलाते हैं या 3 को खिलाते हैं। पहले चक्रव्यूह में हम सभा भाई को डालते हैं, उसके बाद फिर आगे डिस्कशन करेंगे। ये सभा भाई, बहुत बड़ी पहेली होने वाली है वर्ल्ड कप को भी ध्यान में रखते हुए, कि आपके पहले 2 स्पिनर कौन से होने वाले हैं। या आप 3 स्पिनर खिलाना चाहते हैं, तो एक आपका बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे कौन खेल सकता है, और 2 आपके बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे कौन खेल सकता है? बहुत साफ है राजीव, यहाँ पर अगर हार्दिक पांड्या फिट हैं और बॉलिंग कर रहे हैं तो वो तीसरे सीमर के रूप में खेलेंगे। जी। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है उनकी गेंदबाजी में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छे संकेत है हम्म। उनके लिए भी और टीम के लिए भी। वो अब नई गेंद से बॉल डालते हैं, पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, तो आपके लिए 3 सीमर सीमर वहां हो गए। और हम्म। ये एक लग्जरी हो जाती है भारत के लिए कि फिर आप 3 और स्पिनर के साथ खेल सकते हैं। और यहाँ पर स्पिनर में सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ वॉशिंग सुंदर को, क्योंकि वो एक बेहतरीन राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। बैटिंग इतनी अच्छी वो कर रहे हैं। जडेजा चूंकि फिट हो, उनकी वापसी हो गई है टीम में, तो उनको खेलना हम्म। चाहिए। और उसके साथ साथ एक और स्पिनर, यहाँ अगर आप लेग स्पिनर के साथ जाना चाहते हैं तो लेग स्पिनिंग ऑप्शन आपके पास रहेगा। या फिर आप एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि वो भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। हम्म। कुलदीप यादव भी मुझे लगता है कि इस टीम में है, तो वो एक और विकल्प आपके पास होगा। जी। मैं तो चाहता हूँ कुलदीप यादव को खेलने का मौका मिलना चाहिए। तो मेरे यानी हिसाब से वॉशिंग सुंदर, आपके पहले 3 स्पिनर कौन से हैं सभा भाई? वॉशिंगटन सुंदर, वॉशिंग जडेजा। सुंदर, जडेजा एंड कुलदीप यादव। अच्छा, ये 3 आपका कॉम्बिनेशन है। तो आप क्या, हाँ यजवेंद्र हाँ। चहल, अक्षर पटेल, और एक एक स्पिनर और मैं मिस कर रहा हूँ, हाँ यही 2 स्पिनर अभी हैं। क्या इन दोनों, ये मैं दोनों आपके? जी। जी। मैं चाहता हूं कि मेरे हिसाब से ये 3 स्पिनर खेलने चाहिए। जी। देखिए, युजी चाहल एक शानदार विकल्प है, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कुलदीप यादव को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि कुलदीप यादव को जब भी मौका मिल रहा है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो मुझे उम्मीद है कि उनको एक रिस्ट स्पिनर आपको चाहिए इस टीम में, राजीव। हम्म। तो चाहे आप युजी चाहल को खिलाएं या फिर कुलदीप यादव को खिलाएं, पर इस समय फॉर्म के हिसाब से मैं चाहता हूं कि कुलदीप यादव को मौका मिले। अब सभा भाई, क्योंकि आपने हार्दिक पांड्या को थर्ड सीमर के तौर पे चुना, फिर 3 स्पिनर चुन लिए, तो 2 पेस बॉलर्स की जगह बचती है। अब आपके पास जो पेस बॉलर्स हैं, उनमें जयदेव उनदकट, मोहम्मद शमी, सिराज, शार्दुल ठाकुर और उमरान मलिक। अब उमरान मलिक को मैं तो खेलते देखना चाह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की पावरफुल बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट वनडे क्रिकेट में वो कैसी बॉलिंग करते हैं।
बट क्या इनिशियली आप नहीं खिलाएंगे? मुझे जो लग रहा है शमी और सिराज को आप खेलते देख रहे हैं, या शमी शार्दुल को आप देख रहे हम्म हैं, जयदेव उनदकट को आप बड़े लंबे से समय से टीम के साथ लेके चल रहे हैं, पर हमको आप खिला नहीं पा रहे हैं। क्या आप इनिशियली जो पहला हम्म। मैच है किसको खेलते देख पा रहे हैं? देखिए, वो निर्भर करता है टीम के ऊपर कि वानखेड़े का स्ट्रिप काफी अच्छी तरह से प्रिपेयर किया जा रहा है। तो अगर हार्दिक पांड्या को लगता है कि वो चार सीमर के साथ खेलना चाहते हैं, तो फिर आप हम्म। उमरान मलिक को भी देख सकते हैं अलॉन्ग विद मोहम्मद शमी एंड मोहम्मद तो सिराज। फिर एक स्पिनर ड्रॉप करेंगे अम, आप? हाँ, तो फिर आपको एक स्पिनर ड्रॉप करना होगा, तो वो तो वो कौन स्पिनर फेरबदल होगा देन? कुलदीप यादव हो जाएंगे अम, तब बाहर? मुझे तब मुझे कुलदीप यादव लगता है कि वो जी। बाहर हो जाएंगे। नहीं तो फिर मुझे लग रहा है कि जनरली इंडिया में जहां तक मुझे याद आ रहा है कि भारत तीन सीमर के साथ मैदान में उतरता है और तीन स्पिनर के साथ, और थर्ड सीमर जी। आपके हार्दिक पांड्या वो रोल अदा कर सकते हैं। तो कुछ वही कॉम्बिनेशन के साथ अगर भारत मैदान में उतरेगा तो फिर उमरान मलिक की जगह है नहीं इस वक्त। पर अगर भारत चाहता है कि तीन सीमर प्लस हार्दिक पांड्या खेलें, तब मेरे जी। विचार में उमरान मलिक एक शानदार विकल्प हो सकते हैं यहाँ पर टीम के लिए। आपने आपने रिसेंटली कोई मैच देखा सब भाई अभी वानखेड़े में, ताकि अंदाजा लग जाए कि किस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आइडियली जो आप सोच रहे हैं? डे नाइट मैचेस में वानखेड़े बहुत कुछ ऑफर करता है सीमर्स के लिए, राजीव। जी। तो यहाँ पर काफी दिनों से मैच हो नहीं रहा है। ये जो WPL के भी जो मैचेस हो रहे हैं वो ब्रेबॉर्न स्टेडियम में हो रहे हैं। इसका मतलब है कि वानखेड़े स्टेडियम को तैयार करके रखा गया है हम्म। वनडे मैच के लिए, जो जो कल होने वाला है, और फिर आने वाले समय में IPL मैचेस के लिए। तो विकेट थोड़ी बहुत फ्रेश मिलेगी यहाँ पर। जो लोकल मैचेस हो रहे हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रहा है, वो भी BKC के मैदान पे खेला जा रहा है, वानखेड़े हम्म। पे नहीं खेला जा रहा है। तो विकेट को अच्छी तरह तैयार किया गया, तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आप चार सीमर इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या के साथ मैदान में उतर सकते हैं। तो अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑस्ट्रेलिया की टीम पे मैं नजर डाल रहा था, बड़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप नजर आ रही, बिकॉज उनके पास ढेर सारे ऑलराउंडर्स हैं ओडीआई क्रिकेट के लिए। तो मार्कस स्टोइनिस उनके पास है, एस्टन एगर है, ग्लेन मैक्सवेल है, मिचेल मार्श है, और सादिक कैमरून ग्रीन है। क्या ये एक ताकतवर साइड बनाता है इतने ढेर सारे ऑलराउंडर्स होना ऑस्ट्रेलिया के पास, जिसमें मैं देख पा रहा हूँ एस्टन एगर और ग्लेन मैक्सवेल स्पिन करते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन आपका बढ़ा देता है जो बड़े हिट्स पे। ग्लेन मैक्सवेल के बारे में तो वैसे भी हर कोई जानता है किस तरह की बैटिंग वो करते हैं। बहुत स्ट्रांग वनडे साइड है ऑस्ट्रेलिया की, राजीव। और हम्म। आपने सही कहा कि ऑलराउंडर्स की वजह से इनकी बल्लेबाजी में भी गहराई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और कई ऐसे बॉलर्स हैं, बैटर्स हैं जो तीन चार ओवर भी डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक की सोच यही होगी कि एक ऐसे कॉम्बिनेशन को वो तलाशेंगे ताकि आने वाले समय में उनके लिए सही साबित हो विश्व कप में भी। तो ये एक उनके लिए एक ऐसा ये श्रृंखला रहेगी जहाँ पर कंडीशंस के हिसाब से वो चाहेंगे अपने कॉम्बिनेशन को मैदान में उतरना। दो स्पिनर, तीन स्पिनर, ये सब कुछ डिपेंड करता है सरफेस के हम्म। ऊपर, राजीव। पर हाँ, बहुत ही स्ट्रांग ये वनडे टीम है। उसके ऊपर से स्टीव स्मिथ भी कप्तानी करेंगे, जैसे कि आपने सही कहा था जी। कि उनकी भी कप्तानी काफी अच्छी रही है टेस्ट मैचेस में, और इसी को आगे लेकर वो बिल्डअप करना चाहेंगे। तो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग ओडीआई स्टार्ट है एडम जंपा वर्सेस विराट कोहली। बहुत जबरदस्त फॉर्म में है विराट कोहली, ओडीआई क्रिकेट में भी शतकों का जो सूखा था खत्म कर चुके हैं। ऐसे में एडम जंपा के साथ जो उनकी भिड़ंत होने वाली उसको आप कैसे देख रहे हैं? कम से कम 7 या 8 बार वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में आउट कर चुके हैं विराट को। हाँ, कई बार RCB के लिए भी खेल चुके हैं, तो ये जी। भी उनको पता है कि एडम जंपा किस तरह से बॉलिंग करते हैं। पर मुझे लगता है कि ये जो टेस्ट मैच 100 जो आया है विराट कोहली के लिए, जी। वो एक ऐसे समय पे आया है जहां से सारा बोझ जो है वो हट सा गया है विराट कोहली के कंधों से। उन्होंने खुद भी कहा है कि कई बार वो डेस्परेट हो जा रहे थे वो 3 फिगर मार्क तक पहुंचने के लिए। पर अब एक बार उन्होंने टेस्ट मैच में 100 लगा लिया है, तो मुझे लगता है ज्यादा खुलकर वो बैटिंग करेंगे। तो ये बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है ओपोनेंट्स के लिए, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के लिए, चाहे वो एडम जंपा हो चाहे वो कुछ और क्यों ना हो। क्योंकि अब विराट कोहली एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच गए जहां पर उनको लगता है कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। किसी को हम्म। प्रूफ करने की उनको जरूरत है नहीं। उनको पता है कि वो महान खिलाड़ी हैं और इसी अंदाज में वो आगे भी खेलते जाएंगे। तो ये इंटरेस्टिंग बैटल होगी, और बहुत ही मजा आने वाला है ये एक दिवसीय श्रृंखला में भी, राजीव। तो भाई तीन ऐसे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जिनको आपको लग रहा है बहुत डेंजरस हो सकते हैं ओडीआई सीरीज में, क्योंकि वार्नर भी वापस आए हैं, ट्रेविस हेड बहुत अच्छे फॉर्म में, आपको क्या लग रहा है सबसे डेंजरस तीन प्लेयर्स कौन से होंगे ओडीआई सीरीज के लिए? ट्रेविस हेड का नाम आपने नाम लिया, मैं जी। उनको देखना चाहता हूँ। उसके साथ साथ कैमरन ग्रीन, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है हाँ। पिछले टेस्ट मैच में और जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की है, वो बहुत बड़े एसेट साबित हो सकते हैं। उसके साथ साथ एडम जंपा, क्योंकि लेग स्पिनर को जनरली इंडियन बैटर्स उतने अच्छी तरह से खेलते नहीं है, हम्म। वो भी क्विकिश लेग ब्रेक्स को। उनके पास शानदार मिश्रण है, वेरिएशन बहुत अच्छी है उनकी।
डिसेप्टिव बॉलर हैं, और उनको कई बार मैंने देखा है कि भारतीय बैटर्स जो हैं उनको रीड कर नहीं पाते हैं जैसे ही उनके हाथ से बॉल निकलती है। तो वो एक और एक शानदार एसेट साबित हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए। सभा भाई, मार्कस स्टोइनिस और मिचेल मार्श दोनों को ऑस्ट्रेलिया रख रहा है। क्या ये फ्यूचर वर्ल्ड हम्म, कप को देखते हुए इतने ढेर सारे ऑलराउंडर्स लेके आया ऑस्ट्रेलिया, या आपको लग रहा है ओडीआई क्रिकेट के लिए ये स्पेशलिस्ट हैं इसलिए ये सारे खिलाड़ी एक साथ नजर आ रहे हो इसलिए बहुत स्ट्रांग लग रहा है? दोनों में से एक खिलाना ये तो किसको खिलाएगी ऑस्ट्रेलिया? वाइट बॉल स्पेशलिस्ट हैं ये सारे के सारे प्लेयर्स, हम्म। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये अच्छी बैटिंग भी करते हैं। तो हम्म। ऑस्ट्रेलिया के की स्ट्रैटेजी यही है कि उनके जो बैट्समैन भी हैं वो भी पावरफुल स्ट्राइकर्स हों, जो हम्म। अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करें। इसी वजह से इस टीम में मिच मार्श भी हैं, ग्लेन मैक्सवेल भी हैं, कैमरन ग्रीन भी है, मार्कस स्टोइनिस भी हैं, और इनमें से तीन बॉलर जो बैटर्स हैं वो कम से कम बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो इसी वजह हम्म। से ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। मुझे तो लगता है कि मिच मार्श, कैमरन ग्रीन दोनों को खेलना चाहिए, मार्कस टॉयनिस को भी, हम्म। क्योंकि आपके पास जगह है। हाँ। ग्लेन मैक्सवेल भी यानी है। आप एक और सीमर और आप, खिलाएंगे मिचेल स्टार्क को, देन बाकी आप सारे ऑलराउंडर से बॉलिंग करा सकते हैं। हाँ, कैमरन ग्रीन आपके पास है, उनसे आप बॉलिंग करा लीजिए, उसके साथ साथ हाँ। आपके स्पिनर्स हैं। तो पर मुझे लगता है कि हम्म। ऑस्ट्रेलिया कम से कम तीन सीमर के साथ मैदान में जरूर उतरेगा राजीव, और दो स्पिनर के साथ हम्म। उतरेगा। एडम जंपा हो गए, एस्टन एगर, और फिर ग्लेन मैक्सवेल आपके लिए बॉलिंग कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑस्ट्रेलिया के पास ये विकल्प रहेंगे। तो भाई पिछले सीरीज में हम टेम्पलेट की बात बहुत कर रहे थे, जब आपको भी याद होगा ओडीआई सीरीज में इंडिया ने बहुत ही धाकड़ स्टार्ट दी और एक मैच छोड़ दें तो ज्यादातर मैचेस में हमने बहुत बड़ा स्कोर किया और हमने मैचेस जीते भी। उस टेम्पलेट को आप इस सीरीज में भी देख पा रहे हैं जारी रखते हुए, क्योंकि वर्ल्ड कप सिर पे और हालांकि ओपोनेंट थोड़ी ताकतवर है जो हमें हमने इससे पहले सीरीज जीती। कैसे आप देख रहे हैं इस टेम्पलेट को इम्प्लीमेंट होते हुए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट? मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूँ राजीव, कि भारत को विश्व कप में जीतने के लिए दो चीजों का ध्यान रखना है। आपको हर मैच में प्रयास यही करना है कि अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आप 350 को टारगेट कीजिए, और अगर आप पहले गेंदबाजी कर रहे हैं तो आपको प्रयास करना होगा कि आप 280 300 के अंदर टीम को रोक लें। अगर आप इसी टेम्पलेट पे आगे बढ़ते रहे तभी भारत ये विश्व कप जीत पाएगा, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट बहुत जल्दी इवॉल्व कर रहा है। और जो जिन जिन टीमों के साथ मुकाबला होता है, कई बार हम बायलैटरल सीरीज में हमने देखा है कि हम एवरेज परफॉर्मेंस करके भी जीत जाते हैं, पर विश्व कप एक अलग प्रकार की प्रतियोगिता होती है। वहां पर जिन जिन टीमों के साथ आपका मुकाबला होता है उनकी तैयारी अलग किस्म की होती है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको तैयार होना होगा। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इसी प्रकार के पथ पे चले। और इसी वजह से पिछला जो मुकाबला हुआ था, जो एक दिवसीय श्रृंखला हुई थी, वहां पर मैंने बार बार कहा था कि ये बहुत अच्छी बात है ये देखकर कि रोहित शर्मा इसी टेम्पलेट पर आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भी इसी प्रकार से बल्लेबाजी करनी होगी, और इसी प्रकार की आपको तैयारी करनी होगी, और गेंदबाजी भी आपको इसी प्रकार की करनी होगी कि आप 280 290 के अंदर में प्रयास करें रोकने के लिए, और फिर आप आसानी से चेस कर पाए। या फिर आप पहले बल्लेबाजी करें तो आप 350 प्लस के हिसाब से रन बनाने के बारे में सोचें। तो आपको उसी प्रकार के प्लेयर्स को खिलाना होगा, और उसी माइंडसेट के साथ आपको मैदान में उतरना होगा। आपको आपको खुश ये नहीं होना है कि हम बायलैटरल सीरीज जीत गए हैं। आपको ये देखना है कि आपने जो टारगेट बनाया है, जो विजन है, उस पे आप जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। सभा भाई, आखिरी सवाल क्या, वर्ल्ड कप से पहले सबसे बड़ी तैयारी के तौर पर आप इस सीरीज को देख रहे हाँ, ये बहुत ही सुनहरा अवसर है यहाँ भारत के लिए। हैं? एक स्ट्रांग टीम के साथ आप तैयारी कर रहे हैं। इससे अच्छी तैयारी विश्व कप के लिए और नहीं हो सकती है राजीव, इंडियन कंडीशंस में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपको सही मायने में टेस्ट करेगा यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सभा भाई की माने और जिस तरह से हमने इस साल 2023 में ओडीआई क्रिकेट खेली है कि टेम्पलेट हमारा वही होना चाहिए कि अगर हम पहले बैटिंग करें तो हम एम करें कि हम 350 प्लस बनाएं, और अगर हम रन चेस करने जा रहे हैं तो फिर अपने ओपोनेंट को हम कम से कम 290 280 तक रोकने की कोशिश करें और उसी हिसाब से प्लानिंग और कॉम्बिनेशन खिलाएं, ताकि जब वर्ल्ड कप नजदीक आए तो ये कहने का हमारे पास कोई मौका ना रहे कि इस डिपार्टमेंट में हम थोड़े पीछे हैं या इस डिपार्टमेंट में हम थोड़ा आगे। एक बैलेंस टीम बनेगी तभी आप वर्ल्ड कप तक जाएंगे। और जैसा कि सभा भाई कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप से पहले शायद ये सबसे बड़ी सीरीज है जहां पर आप अपने खिलाड़ियों को टेस्ट कर सकते हैं, खासतौर से अपने स्पिनर्स को, अपने बैट्समैन को, कि हम वर्ल्ड कप के लिए जो कॉम्बिनेशन चुनने जा रहे हैं उसमें कितना दम नजर आ रहा है। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।